हेलो बच्चों। तो कल हमने गाना ख़त्म कर लिया था, न्यूट्रिशन हमने ख़त्म कर लिया, लाइफ प्रोसेस ख़त्म कर लिया और क्या ख़त्म कर लिया? डाइजेशन सिस्टम ख़त्म कर लिया। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है नेक्स्ट? रिस्पायरेशन। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल बोथ। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट और रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल, इन दोनों में चलने से पहले ये समझते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है और एक दो टर्म्स रिस्पायरेशन के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम अ फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। सांस अंदर लेना या बाहर निकालना, एयर इनहेल करना या एक्सहेल करना रिस्पायरेशन नहीं कहलाता है। एयर इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये पार्ट है रिस्पायरेशन का। क्या है? पार्ट है रिस्पायरेशन का, रिस्पायरेशन नहीं है। सिर्फ वही रिस्पायरेशन नहीं है, रिस्पायरेशन में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, आज वो हम सारे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन क्या होता है? द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ फूड। जो फूड हमने लिया है, अभी जैसे हमने पढ़ा ना कि ह्यूमन बॉडी में क्या, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इन सब क्या हुआ है? ये स्टोर हुआ है एज अ फूड। अब इस फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस को कहते हैं क्या? रिस्पायरेशन। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द टेकिंग इन ऑक्सीजन। पहला स्टेप क्या है? टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल। पहला प्रोसेस रिस्पायरेशन का क्या है? ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना, बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग द एनर्जी बाय बर्निंग द फूड। फूड को ब्रेक करके उससे क्या निकालना? फूड को ब्रेक करके उससे क्या निकालना? फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी निकालना। एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। अब जब फूड ब्रेक होगा, जब फूड ब्रेक होगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी और क्या निकलेगा? कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा, जैसे कि वाटर और क्या, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसको फिर एलिमिनेट कर देना, बॉडी से बाहर निकाल देना। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो फूड हमने स्टोर किया है वो, प्लस ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन हमने सेल में पहुंचाई, फूड जो ऑलरेडी सेल में, जो ये फूड जो है वो क्या था? ये ऑलरेडी सेल में था, ये हम रेस्पायरेशन के थ्रू पहुंचाएंगे, ये रिस्पायरेशन के थ्रू पहुंचाएंगे और यहाँ पे होगी रिएक्शन, जिससे निकलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट, वाटर बाई प्रोडक्ट। ये रहा हमारे काम का चीज़, एनर्जी, जो कि हमें ये मदद करेगी किसमें? हमारे लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस क्या था? द प्रोसेस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। अब जो हम लाइफ प्रोसेस मतलब क्या, जितने भी हम प्रोसेस करते हैं अपनी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उस मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। वो एनर्जी अब जाके यहाँ पे हमें रिस्पायरेशन के थ्रू मिली है। पहले हमने फूड स्टोर किया, फिर वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाया, फिर क्या, सेल में केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन में फूड और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वाटर निकला और एनर्जी निकला। अब ये हमारा आगे का प्रोसेस करेगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में? देख लो एक बार, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया, क्या एक टॉपिक रखा हुआ मैंने, ध्यान से देखो, सेलुलर रिस्पायरेशन। देखो ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। रीजन क्या है सेलुलर रिस्पायरेशन कहने का? ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये एक सेल में हो रहा है। क्या बोला मैंने? द प्रोसेस ऑफ respiration takes place in cell, that's why we called it cellular respiration.
क्या कहते हैं हम उसे, सेलुलर रिस्पायरेशन। ये टर्म समझ में आया। जो ये रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, सेल में होती है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या है रिस्पायरेशन का, क्या इम्पोर्टेंस क्या है रिस्पायरेशन का, क्या वो मैंने अभी बताया ना, एनर्जी रिस्पायरेशन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। और एनर्जी किसके लिए चाहिए, लाइफ प्रोसेस के लिए। एनर्जी किसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए बेटा, लाइफ प्रोसेस के लिए। किसके लिए चाहिए बेटा, लाइफ प्रोसेस के लिए। लाइफ प्रोसेस क्या है, वो सारे प्रोसेस जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी बॉडी को यहाँ अर्थ पे मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये लाइफ प्रोसेस, उसके लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, रिस्पायरेशन से। ठीक है, इतना प्रोसेस करने के बाद अब आता है ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन का डिफरेंस, जो हम बहुत सारे लोग ब्रीथिंग को ही रिस्पायरेशन समझ लेते हैं। ब्रीथिंग क्या है, एयर को इनहेल करना, एक्सहेल करना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, बस उतना ही काम है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो सिर्फ यहीं नोज तक है या नेजल कैविटी तक, अभी आगे तक पूरा देखेंगे हम। एयर इन आउट, वो है सिर्फ ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन नहीं है एयर इन और एयर आउट करना। रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन पूरा एक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन क्या है, पूरा। ब्रीथिंग क्या था हमारा, ब्रीथिंग क्या था, एयर इन एयर आउट। ये दो काम में क्या हो गया, ब्रीथिंग हो गया। लेकिन रिस्पायरेशन नहीं है ये। रिस्पायरेशन क्या है, ये पूरा प्रोसेस है ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। of releasing energy from oxygen. It is a process of releasing energy from oxygen. और ब्रीथिंग क्या है, रिस्पायरेशन का एक पार्ट है। इसके बहुत सारे पार्ट हैं। ये क्या होगा, अभी ऑक्सीजन ब्रीथ करके इनसाइड जाएगा, फिर लंग से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, फिर ब्लड से कहाँ जाएगा, ब्लड से फिर सेल पे जाएगा, सेल में वहाँ पे रिएक्शन होगी, रिएक्शंस में एनर्जी बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा, बाई प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे वापस से। ये पूरा प्रोसेस आता है रिस्पायरेशन में, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में यही डिफरेंस है। ठीक, और ये जो रिस्पायरेशन है ये जस्ट अपोजिट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। रिस्पायरेशन क्या है, जस्ट अपोजिट। रिस्पायरेशन इज अपोजिट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या था, फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी यूज करके क्या बनाते थे, फूड बनाते थे। क्या यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी। और रिस्पायरेशन में क्या कर रहे हैं, उसी फूड को हम ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेक करके क्या मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। फिर से बताता हूँ, रिस्पायरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस क्या था, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस सनलाइट एनर्जी, इन तीनों को यूज करके हम बनाते क्या थे, फूड। और बाई प्रोडक्ट क्या होता था वहाँ पे, ऑक्सीजन। और रिस्पायरेशन में क्या है, जो फूड बना है उसमें हम ऑक्सीजन का रिएक्ट करा के फूड और ऑक्सीजन मिला के हम क्या निकाल रहे हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट और एनर्जी यूज करने के लिए। जस्ट अपोजिट है। इसके बाद अब एक टर्म आता है, एक टर्म और आता है क्या, एटीपी, एडीपी, और एक टर्म आता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो सारा खेल इसका है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक एनर्जी सब पैकेट जैसा होता है। मान लो कि ये एनर्जी का एक मॉलिक्यूल, एक पैकेट है। ये क्या होता है, इसके अंदर फॉस्फेट होता है। क्या होता है ये, फॉस्फेट। ये किसका बना होता है, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको हम रिप्रेजेंट कभी कभी कर देते हैं पीआई से,
जहाँ पे पी क्या बताता है, फॉस्फेट, और आई बताता है इनऑर्गेनिक। ये बना किसका होता है, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का। देखो ये समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, ये जो एटीपी है ये है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब इसमें फॉस्फेट के 3 ग्रुप लगे हुए हैं और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इसमें फॉस्फेट के 2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो होता क्या है, जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, ये जो एडीपी है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा, एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, एनर्जी का यूज करके। कैसा, किसका यूज करके, एनर्जी का यूज करके, जो भी रिस्पायरेशन के थ्रू बनी हुई है। अब ये एडीपी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट और यूज करके, इसमें एक फॉस्फेट और यूज करके, कैसे, एनर्जी यूज करके ये क्या बना लेगा आपका, क्या बना लेगा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो बन चुका है यही है एनर्जी पैकेट, यही है एनर्जी पैकेट। अब एनर्जी ऐसे ये स्टोर हो जाएगी। अब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, अब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी क्या होगा, ये जो एटीपी है, ये क्या है, ये जो एटीपी है ये अपना एक फॉस्फेट रिलीज कर देगी, एक फॉस्फेट रिलीज कर देगी, और क्या निकलेगा, और निकल जाएगा एनर्जी। अब इसमें से एटीपी में से एक एनर्जी निकल गई तो बचा क्या, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और क्या बचा, एक फॉस्फेट इसमें से निकल गया। इतना समझ में आया। कुछ जो लिखना हो लिखिए, तब तक इसके आगे का देखते हैं। तो नाटक पढ़ लिया था हम लोगों ने अभी, रिस्पायरेशन के जनरल टर्म्स पढ़े। अब टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में 2 टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, जनरल टर्म्स आप सबको पता होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, द रिस्पायरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। देखो मैंने अभी क्या बोला, रिस्पायरेशन होने के लिए ऑक्सीजन जो कैरी होके जाती है, ऑक्सीजन कब जाती है, ऑक्सीजन कैरी होकर सेल तक जाती है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ से एनर्जी यूज होती है। अब लेकिन सारे ही एनर्जी रिलीज करने के लिए, सारे ही ऑर्गेनिज्म एनर्जी रिलीज करने के लिए, या सारे ही सेल और सेल एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। तो पहला तो है एरोबिक रिस्पायरेशन, द प्रोसेस सॉरी द रिस्पायरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब रिस्पायरेशन का वो प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन यूज हुआ है, कहाँ पे नहीं यूज हुआ है अभी देखते हैं आगे। लेकिन जब रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन यूज हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे कि हमारे हमारे बॉडी में होता है, जैसे कहाँ होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में होता है, क्या होता है, जैसे हमने अभी खाना किस फूड किस फॉर्म में स्टोर हुआ था, ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्टोर हुआ था, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये रहा हमारी बॉडी का सेल, क्या रहा हमारी बॉडी का, ये रहा सेल। सेल में एक पार्ट होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। वहाँ पे जाके ग्लूकोज स्टोर हुआ है, सॉरी सेल में जाके ग्लूकोज स्टोर हुआ है, फूड स्टोर हुआ है जो एब्जॉर्ब हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो क्या होगा, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, एक 6 कार्बन का, ठीक है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। ये रहा। अब ये हमारी बॉडी के साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में 6 कार्बन का मॉलिक्यूल्स 2 भागों में बढ़ जाता है, 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं पायरुवेट। क्या कहते हैं हम उसे, क्या कहते हैं हम उसे, पायरुवेट। क्या कहते हैं, पायरुवेट। अब ये क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, क्या है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब फर्दर, अब फर्दर कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज C6H12O6 क्या हुआ साइटोप्लाज्म में,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बेटा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 38 एटीपी। ये वही एटीपी जिसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी पैकेट्स। क्या कहते हैं? एनर्जी पैकेट्स। ये क्या है? ये है आपका बाई प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका? बाई प्रोडक्ट वाटर। और ये रहा आपका एनर्जी, जिसे हम एटीपी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी पैकेट। अब आते हैं अपना एनारोबिक रिस्पायरेशन में। किस पे आते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन में। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? द रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट द ऑक्सीजन। यहाँ पे रिस्पायरेशन तो होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगा, बिना ऑक्सीजन के होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये कहाँ पे होता है? ये होता है, इट मोस्टली हैपन इन ईस्ट। कहाँ पे होता है बेटा? ये कहाँ पे होता है बेटो? कहाँ पे होता है बेटा? इट मोस्टली हैपन इन ईस्ट टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। ये कैसे होता है? सेम वो यहाँ कुछ और लिखना था, उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं। क्या था? ग्लूकोज C6H12O6, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पे बिना प्रेजेंस के ये कन्वर्ट हो जाता है आपका पायरुवेट में। किसमें चेंज हो जाता है? पायरुवेट में, जो कि एक 3 मॉलिक्यूल्स है। ये 6 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये क्या है आपका? ये आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, चेंज होता है। फिर यहाँ से क्या होता है? यहाँ का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है एक टाइप ऑफ अ एल्कोहल। प्लस क्या बनता है? प्लस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्या बनती है? प्लस एनर्जी। ये 3 चीज़ का फॉर्मेशन होता है विदाउट। और एक जगह पे होता है ये विदाउट, कहाँ? हमारे मसल्स में। कहाँ पे? हमारे मसल्स में। जैसे जब हमें कोई डॉग पीछे से दौड़ा लेता है या जो भी, जैसे देखिए हमें दिन भर में जितना काम करना होता है वो एक दिन पहले ही हमारी बॉडी उतना एनर्जी स्टोर करके रखती है जितना हमें काम करता है। अब सडन हमने कोई काम करने की कोशिश की जिसका हमें बॉडी को कोई अंदाजा नहीं था। जैसे एक डॉग ने हमें दौड़ा लिया, काफ़ी तेज से हम काफ़ी दूर तक दौड़े और हमें जल्दी से एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई तुरंत एट एकदम, तो बिल्कुल उसी पॉइंट पर हमें खूब ढेर सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, पर हमारी बॉडी के पास उतने सारे एटीपी नहीं थे क्योंकि आपने एक बैग कर दिया। और किसी दिन जाके आपने ज़्यादा जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। अब ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, डेली आप 1 घंटे करते थे, उस दिन आपने 2 घंटे कर लिया। अब जब आपने 1 घंटे किया था तो बॉडी ने 1 घंटे की एटीपी बना के रखी थी, आपने 2 घंटे किया। इसका मतलब क्या चाहिए था आपको? आपने तुरंत इंस्टेंट एनर्जी की डिमांड की। अब इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या करेगा? अब इतनी जल्दी तो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा नहीं, तो वो बिना ही ऑक्सीजन सप्लाई किए वहाँ पे क्या करेगी? रिएक्शन करेगी, आपको एनर्जी देगी। वो कहाँ पे होता है? हमारे मसल्स में होता है। अब मैं अगर इसको समराइज करूँ पूरा तीनों, तो ग्लूकोज से पायरुवेट तो सब में बनेगा, ग्लूकोज से पायरुवेट तो सब में बनेगा। पहला आपको मैं बताता हूँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पे होता है? ये होता है ईस्ट में। कहाँ पे होता है ये होता है हमारा ईस्ट में। ये वाला है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये बनता है। सेकंड होता है क्या? सेकंड होता है जो भी मैंने आपको बताया, मसल क्रैम्प जहाँ पे आता है, हमें दर्द होता है, वो कैसे होता है? वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन। उतनी ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जितनी चाहिए होती है। और ये होता कहाँ पे है? ये होता है हमारे
मसल्स में। कहाँ पे होता है ये हमारे मसल्स में। कहाँ पे होता है ये हमारे, ये होता है हमारे मसल्स में। कहाँ पे होता है ये हमारे, ये होता है हमारे मसल्स में। और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनर्जी क्या, वही एटीपी है, और यहाँ पे बनती है सिर्फ 2 एटीपी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एटीपी बन के आती है वो 38 आती है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो एटीपी बन के आती है वो क्या बन के आती है, सिर्फ 2 ही एटीपी बन के आती है। उसके बाद जो थर्ड वाला आता है वो क्या आता है हमारा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का ये लिखा है हमने, सेम एज इट इज। ये कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे क्या बन के आता है, वही 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 38 ATP। और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज चेंज होगा, पायरुवेट ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल्स का 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। इसमें निकलता क्या है, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या लिखा है मैंने, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, मसल्स में होता है, जिसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जिससे हमारी क्या होता है, जिससे हमें होता है मसल क्रैम्प या मसल पेन। उसमें एनर्जी 2 एटीपी निकलती है। उसके बाद ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और 38 ओटीपी निकलती है। कुछ लिखना है तो लिखिए, चलते हैं आगे अब। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। सॉरी लिखना मैं भूल गया, क्या है, रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट देखो, जैसे हम अगर, जैसे स्टोमेटा कहाँ पे होता है, लिप में, जिसमें मैंने क्या बोला था आपको लास्ट पार्ट में, वहाँ से क्या होता है, एनर्जी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है, जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है वो बाहर हो जाता है। अब पर जो प्लांट का जो सेल है वो कहाँ तक है, रूट तक है ना। तो अब ऑक्सीजन, जिंदा तो सबको रहना है, एनर्जी तो सबको चाहिए, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रूट को एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब अगर वहाँ से लीफ से ऑक्सीजन पास होते 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 रूट तक आएगी, तो कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो ट्रीज क्या करते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, रूट स्टेम एंड लीव्स, सब अपना अपना रिस्पायरेशन कर लेते हैं। जैसे कि रूट्स में क्या होता है, रूट्स क्या है, बिल्कुल जो रूट्स का एकदम जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रूट से हेयर। जब भी कभी हम किसी पेड़ को उखाड़ते हैं, कुछ भी देखते हैं, बहुत एकदम ब्रश जैसा दिखता है, पतला 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 पतला, वो क्या होता है, वो होता है रूट हेयर। वो क्या होता है, रूट हेयर। वो क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, जब रूट हेयर, जो रूट हेयर जमीन में, जो जमीन में बीच बीच में गैप्स होते हैं, क्या होते हैं, एयर कैविटी होती है, बीच बीच में गैप्स होते हैं। सॉइल्स के पार्टिकल के बीच में गैप्स होते हैं, उसमें एयर होती है। क्या होती है, एयर होती है। तो रूट हेयर क्या करते हैं, वहाँ पे रूट एयर होता है और थोड़ा सा गैप होता है, एयर कैविटी होती है, उसमें एयर होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ जाता है रूट हेयर के, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या है, देखो केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी चीज़ का जो फ्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। अब देखिए रूट हेयर में रिएक्शन चल रही है, रिस्पायरेशन रिएक्शन चल रही है, एनर्जी रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इस वजह से जो रूट की कंसंट्रेशन है उसमें ऑक्सीडेशन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब कंपेयर टू एयर कैविटी, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब अगर हम, मैंने क्या बोला, जो क्या है, एयर कैविटी है, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, और जो रूट
से है उसमें क्या है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब ऑक्सीजन कहाँ पे मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन रूट हेयर में मूव कर जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर कैविटी में मूव हो जाएगा। अब आया समझ में कैसे होते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और कभी कभी देखो जो प्लांट होते हैं वो डेड हो जाते हैं, कभी कभी देखो कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा पानी भर गया, अब बहुत ज़्यादा पानी भर गया उससे क्या होता है, पेड़ सूख जाते हैं। क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो पानी नीचे तक गया, अब जो एयर कैविटी थी वहाँ पे पानी भर गई, जब पानी भर गई तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाया, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो रूट सेल्स डेड हो गए, अब रूट सेल्स डेड हो गए तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाए, जब वाटर प्लांट को मिला ही नहीं तो प्लांट डेड हो गया। उसके बाद आ जाता है रिस्पायरेशन इन 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 स्टेम्स। अब जो स्टेम्स ग्रीन होते हैं, जो स्टेम्स ग्रीन होते हैं जैसे कि हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस मतलब हर्ब्स जो होती हैं, औषधियाँ होती हैं लगभग, और जितने छोटे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, जो ब्राउन नहीं होते हैं, लकड़ी सख्त हार्ड नहीं बनते, नॉर्मल से रहते हैं, ग्रीन पार्ट के ग्रीन कलर जो ग्रीनिश होते हैं, या हर्ब्स हर्बेशियस प्लांट को हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें स्टोमेटा, वही स्टोमेटा जो लीफ के बेसमेंट में पाया जाता है, जिससे क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ऑक्सीजन बाहर, वही सेम क्या होता है उस स्टेम पे भी वही स्टोमेटा पाया जाता है। जो मैंने कल डायग्राम बना के दिखाया था ना, गार्ड सेल थे, क्लोरोप्लास्ट था, उसके अंदर जो स्टोमेटल पोर था, पूरा स्टोमेटा है, बीच में जो पोर है वो स्टोमेटल पोर है, वो कहाँ पाया जाता है, इनके स्टेम में भी पाया जाता है, इनके स्टेम में पाया जाता है। वहाँ भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आउट। क्या होता है, जो स्टेम है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, अब बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर, अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, बाहर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर। बट जो हार्ड पार्ट्स होते हैं, जो वुडी ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े से नीम की, ये सब क्या होता है, इनकी जो बार्क होती हैं, बार्क मतलब जो ऊपर की छाल होती है, इसमें क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, लेंटिकल्स, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। इसके बाद लीव आता है, लीव वही है जैसे हर्बेशियस प्लांट में स्टोमेटा होता है, वैसे लीव्स में भी क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में क्या होता है, स्टोमेटल पोर होते हैं, वहाँ भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाता है। और देखो रिस्पायरेशन जो होता है वो दिन में भी चलता है और रात में भी चलता है। रिस्पायरेशन किस लिए होता है, एनर्जी रिलीज करने के लिए। रिस्पायरेशन क्या होता है, एनर्जी रिलीज करने के लिए। बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों का, मिसकॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करता है, नहीं, ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, बट रिस्पायरेशन में जब एनर्जी रिलीज होगी तो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, ठीक है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, फिर से मैं इसको करेक्ट करता हूँ, मैंने क्या बोला, बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट होता है क्या कि ट्रीज ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन रिलीज होता है बट कहाँ पे, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन जब रिस्पायरेशन एनर्जी, जब एनर्जी चाहिए होती है ट्री को रिस्पायरेशन के थ्रू, तो ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, और ऑक्सीजन इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। तो रिस्पायरेशन तो पूरे दिन चलता है, तो इसीलिए जो रिस्पायरेशन है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरे दिन चलता है, बट फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी चाहिए। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो एक लाइन लिखा हुआ है कि ट्री क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की इन्वायरमेंट और प्लांट को चाहिए क्या। जैसे रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, पर जो मेन एक्सचेंज हो रहा होता है वो किसका हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन इन, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। बट दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम सनलाइट आता है। अब देखो दिन के टाइम में सनलाइट है, अगर वो स्टोमेटल पोर खोलेंगे, अगर वो स्टोमेटल पोर ज़्यादा देर के लिए ओपन करेंगे तो वाटर भी लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर लॉस होगा, तो वो स्टोमेटल पोर ओपन नहीं करते हैं। रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वही कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, तो स्टोमेटल पोर वो ओपन ही नहीं करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका ये रिस्पायरेशन प्लांट खत्म होता है, मूव करते हैं रिस्पायरेशन एनिमल। देखो different types of animal different types of animal
हैव अ डिफरेंट प्रोसेस टू रिस्पायर। ऑक्सीजन इन करने के लिए या ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए, एयर इनहेल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। जैसे अब देखो, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका सिर्फ एक ही सेल है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से ही ऑक्सीजन, अब एक ही सेल का है, सीधा ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया, सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम, बाहर ज़्यादा, तो सीधा ऑक्सीजन बाहर से अंदर। जैसे कि एमोइबा है, जैसे क्या लिखा हुआ है, लाइक एमोइबा टेक प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो उसका सेल मेम्ब्रेन में उसके सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। दूसरा लाइक अर्थ, देखो अर्थ भी क्या है, छोटा सा तो है, उसके स्किन में उसके स्किन में भी छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो स्किन के थ्रू ही सिंपल डिफ्यूजन से क्या कर लेता है, उसके भी ऑक्सीजन का, उसको भी रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। उसके बाद क्या है, जैसे इक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके पास कुछ है। अब देखो यहाँ तक हम अभी कहाँ थे, सिंपल डिफ्यूजन, इसके मतलब स्मॉल लेवल पे थे। अब यहाँ पे हम किस पे आ गए, इक्वेटिक एनिमल फिश, थोड़ी सी मल्टी सेलुलर पे आ गए, थोड़ा सा बढ़ गए। यहाँ पे देखो क्या हो गया, एक फिक्स ऑर्गन आ गया है, क्या गया है, गिल्स, क्या गया है, गिल्स। अब ये क्या करते हैं, अब ये एयर में तो है नहीं, क्योंकि कहीं से भी ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये क्या करते हैं, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है ये उसको लेते हैं, क्या करते हैं, ये जो वाटर है उसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, सीधा मतलब मुंह से इनके पानी अंदर जाता है, मुंह से सीधा पानी अंदर जाता है। उसके बाद ये जो गिल्स बगल में फेफड़े लगे होते हैं, जैसे गिल्स, क्या करता है, मुंह से पानी जाता है और गिल से बाहर हो जाता है, मुंह से जाता है और गिल से बाहर हो जाता है। अब गिल्स में से बाहर होने से पहले उसके अंदर जितने भी वाटर के अंदर जितने भी ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, बॉडी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। मतलब मुंह से जब पानी अंदर गया है और गिल से जो पानी बाहर आ रहा है, मुंह से अंदर जाने वाले पानी के अंदर ऑक्सीजन है, पर मुंह से बाहर गिल्स से बाहर जाने वाले वाटर में ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई हैज टीनी होल्स, उनकी बॉडी पे छोटे 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 होल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्प्रेकल्स। और उस स्प्रेकल्स के बाद, उस होल के बाद एक छोटी सी ट्यूब होती है, क्या होती है, ट्यूब होती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया। उसी ट्रैकिया से एयर डिफ्यूज हो जाता है और एयर डिफ्यूज होके कहाँ हो जाता है, वही उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ट्रैकिया ही उनका क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और यहाँ से हो जाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो, अब जो यहाँ पे देखो सारे प्लांट्स, जो सारे जिनकी मैंने बात की है यहाँ पे, जिनकी भी बात यहाँ पे आप देख रहे हैं, सब छोटे छोटे एनिमल हैं। क्या है, छोटे छोटे एनिमल हैं। अब छोटे छोटे एनिमल होने की वजह से इनको ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, जहाँ पे हम वहीं ऑक्सीजन ले ले रहे हैं। अब जिसकी बॉडी बहुत बड़ी है, जैसे हम लोग की बॉडी है, बहुत बड़ी है, अब बॉडी बड़ी है तो ऑक्सीजन को सप्लाई होना भी चाहिए। हमारा हर पार्ट जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। तो क्या होता है, जो जिनकी बॉडी, जब बॉडी बड़ी हो जाती है तो क्या उसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे। इसीलिए जो बड़े लार्ज एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट भी होता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो पिगमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लंग्स में जाता है, लंग्स से वो क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में कौन होता है, हीमोग्लोबिन। अब ब्लड में वो हीमोग्लोबिन मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में किसमें, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है हीमोग्लोबिन में। अब हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेके जहाँ भी चाहिए होता है वहाँ चला जाता है, लेग में चाहिए, हैंड पे चाहिए, एयर में चाहिए, कहीं भी चाहिए, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाके वहाँ पे छोड़ देता है, वहाँ पे सेल पे दे देता है, और वहाँ फिर हमारा रिएक्शन हो जाता है। इतना देख लिया, और कुछ है, ठीक है, कुछ इसमें से लिखना है, लिखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो अब तक हमने कहाँ पढ़ लिया, रिस्पिरेटरी इन एनिमल, नॉर्मल एनिमल का पढ़ लिया है। अब चलते हैं रिस्पिरेटरी इन ह्यूमन बींग्स। अब रिस्पिरेटरी इन ह्यूमन बींग्स, ये जो टर्म ये रहा पूरा, भी बहुत सारा इसके बाद ये इधर है, वो बाद में पढ़ेंगे, बाद में मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल ब्रीथिंग रिस्पिरेटरी के टर्म्स हैं, अभी पहले वो देखते हैं। इसमें पहला क्या आता है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये क्या होता है प्रोसेस, ब्रीथिंग होता है। इनहेलेशन मतलब एयर का इन,
एक्सहेलेशन मतलब एयर आउट, एयर इन और एयर आउट, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये होता है ब्रीथिंग का मतलब। और ब्रीथिंग होती कैसे है? ब्रीथिंग के दो प्रोसेस हैं, बट सॉरी, ब्रीथिंग क्या है, एक इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। तो पहले समझते हैं इनहेलेशन कैसे होती है। क्या चीज़? इनहेलेशन कैसे होती है। देखिए इनहेलेशन कैसे होती है। इनहेलेशन क्या होता है, देखो जो ये रिब केज है जिसके अंदर हमारे लंग्स रहते हैं, वो जो रिब केज की मसल्स हैं, रिब केज के जो मसल्स हैं, और ये जो डायफ्राम है, क्या डायफ्राम, देखो ये रहा डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम। देखो ये क्या रहता है, अभी ऊपर नॉर्मली ऊपर है। जब हम इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आउटर साइड में आते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होकर इसको आउटर साइड में लाते हैं। कहाँ लाते हैं? बाहर की तरफ, आउटर। और जो ये डायफ्राम है ये भी ऐसे है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब जो डायफ्राम है ये भी ऐसे है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये बाहर आ जाता है। तो क्या हो गई, जब ये नीचे की तरफ आया और ये बाहर की तरफ आया तो जो एयर स्ट्रक्चर, जो एयर कैविटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। जो वॉल्यूम है लंग्स का वो क्या हुआ, बढ़ गया। खुद देख लो रिब केज की वॉल्यूम, अभी ये ऐसे था, चिपका हुआ था, फिर ये नीचे गया, ये जितना नीचे आया ये उतना ही फूल गया। तो क्या हुआ, एयर कैविटी यहाँ पे क्या हो गई, स्पेस ज़्यादा हो गई, स्पेस ज़्यादा हो गई तो एयर इन। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, जैसे डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये रिलैक्स हो जाता है, और ये भी जो आउटर साइड के थे ये इन हो जाते हैं, तो एयर कैविटी क्या हो जाती है। अभी ऐसा था, देखो ये ऐसा था, अभी जब डायफ्राम नीचे हुआ ये पूरा ऐसे ऐसे फूल गया इतना बड़ा। अब डायफ्राम ऊपर हो जाएगा और ये कम हो जाएगा तो एक्सहेल आउट, एयर आउट हो जाएगी। ये होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। और ऐसे हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर करते हैं। सांस अंदर और बाहर लेने में कौन मदद करता है, हमारा डायफ्राम और रिब केज के जो मसल्स होते हैं। वो जब आउटर जाते हैं और रिब केज नीचे की तरफ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इनहेल होता है। और जब वो रिब केज के मसल्स अंदर की तरफ आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो, जब वो पहले एक्सपेंड हुए थे, मसल्स एक्सपेंड होंगे तो आप आउटर की तरफ जाओगे। एक्सपेंड हुए, रिब केज की वॉल्यूम बढ़ गया और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये नीचे हो गया, रिब केज का वॉल्यूम बढ़ गया, इनहेल। रिलैक्स हुआ, डायफ्राम ऊपर हो गया और ये जो एक्सपेंड हुए थे मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, इन आ गए, क्या हुआ, क्या हुआ, एक्सहेल हो गया। ये इतना पार्ट है। अब जब आपने इनहेल किया तो एयर नोज से इनहेल हुआ, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में दो टाइप के होते हैं, आउटर सरफेस या एक्सक्रेटरी सिस्टम, और दूसरा इनर या लोअर। अभी पहला हम पढ़ते हैं आउटर वाला, एक्सटर्नल रिस्पिरेटरी सिस्टम, या आउटर वाला या बाहर वाला, ठीक। इसमें पहले क्या आता है, पहले आता है हमारा नोज। पहले क्या आता है हमारा नोज। नोज के चार पार्ट दिए हैं, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, टर्बिनेट्स और ऑल्फैक्टरी। ये चार पार्ट होते हैं। नोज क्या होता है, ये जो बाहर का ओपनिंग आपको दिख रहा है ना, ये बाहर वाला ओपनिंग नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल दिख रहा है, नॉस्ट्रिल ये बाहर वाला ओपनिंग जो है, ओपनिंग थ्रू विच द एयर एंटर्स, स्ट्रक्चर का वो वाला पार्ट जहाँ से एयर एंटर करता है उसे क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल। उसके बाद फिर नेजल कैविटी, ये रही हमारी नेजल कैविटी, ये क्या कहती है, लैंड विद म्यूकस एंड सिलिया टू फिल्टर द वार्म द ह्यूमिडिटी एंड द एयर। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी ये एक ऐसे खाली जगह होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। सीलिया मतलब पैरामीशियम में सीलिया था ना, टू एंड फ्रो मोशन करता था तो पानी अंदर जाता था, पानी अंदर के साथ साथ क्या अंदर जाता था, फूड मटेरियल अंदर जाते थे। वैसे ही सीलिया है ये, सीलिया मतलब जो नाक के बाल देखते हो ना, ये वही है। क्या होता है, जब एयर अंदर जाता है तो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। ये एक प्रकार से ये ब्रश का काम करता है ऐसे, और जब इसके अंदर से एयर पास हो जाता है तो ये यहाँ पे एयर पार्टिकल, सॉरी डस्ट पार्टिकल अटक जाते हैं, पहला काम। दूसरा क्या है, म्यूकस भी यहीं पे होता है, जो नाक से गिरता है। क्या होता है, वहाँ भी कुछ एयर पार्टिकल, वो है जो डस्ट पार्टिकल है वहाँ भी स्टक हो जाते हैं। और क्या काम करता है ये एयर को वार्म करता है। अब देखिए बॉडी का टेम्परेचर, एक हम बोलते हैं ना बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर। अब देखो जो एयर अंदर जा रही है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर ही जितना होना चाहिए। अब बाहर जाकर जो एयर है वो बहुत ठंडी है, अंदर जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है या आपको बीमार कर सकता है। इसीलिए ये म्यूकस क्या है, एयर को क्या कर देता है, वार्म कर देता है थोड़ा सा। वार्म मतलब उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आता है जो बॉडी के लिए चाहिए, और ह्यूमिडिफाई कर देता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है टुब्रिकेट, इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब देखो ये क्या करता है, इन नेजल कैविटी की बात भी टुब्रिकेट से होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो सरफेस एरिया ना इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज मतलब जहाँ से एयर पास हो रही है उसका सरफेस एरिया क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब जब एयर पास हो रही थी, कम सरफेस एरिया, कम डस्ट पार्टिकल कम डस्ट पार्टिकल रुकेंगे। अब सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल अटक जाएंगे और हवा और साफ हो जाएगी। ये काम है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी रीजन क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो स्मेल आ रही है ये अच्छी है, या स्मेल डिटेक्ट कर पाते हैं कि स्मेल गुड है या स्मेल बैड है। इन्फ्लुएंस ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न को भी ये बताता है, ठीक है। ये रहा हमारा ऑल्फैक्टरी। इसके बाद क्या आ जाता है, पैरानाइजल साइनस। ये क्या करता है, एक ये ऊपर क्या है कि एयर फिल्ड कैविटी होती है स्कल बोन में, क्या होती है, एयर फिल्ड कैविटी होती है स्कल बोन में। इसका काम क्या होता है, स्कल को लाइट करना, एयर को वार्म करना और म्यूकस प्रोड्यूस करना। जो म्यूकस यहाँ नेजल कैविटी में था ना, ये नेजल कैविटी में जो म्यूकस था ना वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, पैरासाइलर साइनस, पैरेंसल साइनस। उसके बाद क्या जाता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स का है, फेरिंग्स ये रहा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, एक कॉमन पाथवे है। क्या है, कॉमन पाथवे, जहाँ पे फूड, ये जो फूड पाइप है, क्या है ये जो फूड पाइप है ना, ये, हाँ एक चीज बताना मैं भूल गया अभी तक, ये जो बोनी पैलेट है, ये बोनी पैलेट भी आउटलेट पास होता है। ये क्या होता है, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी, इन दोनों को अलग करता है। क्या करता है, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब ये माउथ कैविटी है, और ये जो नेजल कैविटी, इन दोनों को अलग कौन करता है, बोनी पैलेट। बोनी पैलेट का काम क्या होता है, इन दोनों को अलग करना। अलग करने से मेरा क्या मतलब है, जब आप खाना खा रहे हो, खाना जब मुंह में आपके खाना है, अब उसको आप चबा रहे हैं, उस वक्त क्या है, एयर इन और आउट होती रहे, एयर इन और आउट होती रहे। मैं लीलने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप इनगल्फ करते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब खाना आपके मुंह में रखा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब आप मुंह में खाना रख के उसको च्यू कर रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं, उस वक्त आपकी बॉडी में सांस मतलब जो एयर है वो इन और आउट होती रहे, इसीलिए एक डिवाइडर लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, बोनी पैलेट। क्या कहते हैं, बोनी पैलेट। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है, एक कॉमन पाथवे होता है, फूड पाइप और विंड पाइप। विंड पाइप मतलब ये, विंड पाइप मतलब ये जो नेजल कैविटी का विंड पाइप जो जा रही है ना लंग्स तक, इसका और माउथ का दोनों का एक कॉमन पाथवे होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। क्या फेरिंग्स के कितने पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, नोज के पीछे वाले पार्ट को नेजोफेरिंग्स कहते हैं, और ये फेरिंग्स बिहाउंड द माउथ एंड कंटेन टॉन्सिल्स। माउथ के जस्ट पीछे होता है, उसमें क्या होता है, टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल जो पार्ट जो टॉन्सिल जो होता है वो किस में आता है, ओरोफेरिंक्स में होता है। उसके बाद लेरिंजोफेरिंक्स। लेरिंजोफेरिंक्स क्या होता है, लेरिंजोफेरिंक्स जो लास्ट पार्ट होता है फेरिंक्स का उसे लेरिंजोफेरिंक्स कहते हैं। उसके बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, लैरिंक्स स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, लैरिंक्स स्टार्ट हो जाता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन वही है, कॉमन पाथवे, एयर एंड फूड पाइप, हेल्प्स इन वार्मिंग द एंड मॉइस्चरिंग द एयर। हेल्प को, एयर को मॉइस्चराइजिंग करना, मॉइस्चरिंग करना और वार्म करना, ये दोनों काम किसका है, फेरिंग्स का है। इसके बाद क्या जाता है, इसके बाद आता है लोअर पार्ट या रेस्पिरेटरी, लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर, ठीक है, जो लिखना है कुछ लिखो तब तक मैं। तो अब चलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में। लोअर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में हम कहाँ पे आ जाते हैं, लैरिंग्स पे। लैरिंग्स कहाँ है, ये रहा लैरिंग्स, ठीक। लैरिंग्स में सबसे पहले क्या होता है, इपिग्लोटिस। पहला पार्ट उसका क्या है, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग एयरवेज, प्रिवेंट फूड एंटरिंग एयरवेज। अब देखो ध्यान से, ये फूड पाइप है, ये क्या है, फूड पाइप है, ये रहा फूड पाइप, ये रहा आपका विंड पाइप एयर वाला। अब ये जो इपिग्लोटिस, ये क्या है, ये जो इपिग्लोटिस है, क्या है ये, इपिग्लोटिस है। ये क्या करता है, जैसे ही आप खाना अंदर, जैसे ही बाउल को इनगल्फ करते हैं, ये क्या करता है, ये यहाँ पे ऐसे ये से ना फ्लिप आके इसको बंद कर देगा और फूड अंदर, फूड ना आने पाए एयर पाइप में, इसलिए क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, ये जो ये पार्ट दिख रहा है ये वाला, जो क्या करता है, बंद कर देता है। जैसे ही फूड अंदर आता है इसको बंद कर देता है और फूड इधर पास हो जाता है। एक भी पार्टिकल अगर फूड का इसमें चला जाए तो डेथ पक्की हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, बोलने से ये डिस्टर्ब होता है और पार्टिकल अंदर जा सकता है, वही आपको छिछनी आती है और ये बाहर हो जाता है। ये गलती से हो गया है। उसके बाद वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या करता है, प्रोड्यूस साउंड, जो हम बोलते हैं, जो मैं भी बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वो किसकी काम आता है, वोकल कॉर्ड क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है।
फंक्शन क्या है भाई, एयर पासेज वॉइस प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रैकिया। इसके बाद ट्रैकिया आता है, वो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद फिर नीचे वाला पार्ट आ जाता है ट्रैकिया, उसको हम और क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ये है हमारा ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया, यहाँ से यहाँ तक ट्रैकिया है, इसे हम और क्या कहते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप मतलब हवा जिसमें जाती है। इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है बेटा, 10 to 12 सेंटीमीटर। और क्या होता है, इसको सपोर्ट मिला होता है एक सी शेप रिंग कार्टिलेज से। सी शेप रिंग कार्टिलेज, ये जो रिंग कार्टिलेज दिख रही है ना आपको, ये जो रिंग कार्टिलेज दिख रही है, ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, दिख रहा है। ये क्या है कि एक रिंग से चारों तरफ से घुमा हुआ है कि रिंग के कार्टिलेज। कार्टिलेज का जैसे ये कान होता है, इसको कैसे भी मोड़ो फिर सही हो जाता है, फिर कैसे भी मोड़ो मड़ोड़ो कुछ भी करो, ये वापस से क्या हो जाता है, वापस से वही स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी तरह इसमें भी होता है, इसमें एयर जाता है, हो सकता है कभी चपके, ये जब चिपकता है तो वही कार्टिलेज क्या कर देता है, जैसे ये भी चिपक गया तो कार्टिलेज भी साथ में चिपक जाता है। अब क्या होता है, ये वापस से खुल जाता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब क्या, कार्टिलेज क्या, उसके साथ आप कुछ भी कर लो वो वापस से अपना स्ट्रक्चर गेन कर लेगा। अगर वो चिपक जाता है तो वापस से स्ट्रक्चर गेन हो जाता है उसका, फूल भी जाता है तो वापस से अपना स्ट्रक्चर गेन। इसीलिए कार्टिलेज का मेन काम ये होता है, इसको वापस से अपने स्ट्रक्चर में लेकर आना। अगर ये बाई चांस स्टिक हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, तो इसको वापस से अपने स्ट्रक्चर में ले आता है कौन, कार्टिलेज। यही काम है सी शेप रिंग कार्टिलेज का। उसके बाद क्या करता है, इसके अंदर ना ऐसे छोटे 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 सिलिया होते हैं। जो सिलिया भी यहाँ पे थे ना, ये रहे नेजल कैविटी में, वैसे भी यहाँ पे सिलिएटेड क्या होता है, कुछ भी अगर अंदर चला जा रहा है उसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव होते रहते हैं, कुछ भी अगर गलती से अंदर चला गया है उसको क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं जिसपे ये यहाँ पे ना जाने पाए अब। ठीक है, अब ये आगे जाके दो फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकिया। क्या कहते हैं, ब्रोंकिया। क्या कहते हैं, ब्रोंकिया। ठीक है, अब ब्रोंकिया भी राइट प्राइमरी ब्रोंकिया और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकिया जो है प्लूरल शब्द है, ब्रोंक्यूल मतलब, या ब्रोंकस जो है सिंगुलर है। तो क्या हो, एक राइट और एक लेफ्ट है, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। जो राइट वाला होता है वो शॉर्टर होता है और वाइडर होता है, लेफ्ट वाला लंबी। अब फिर ये आगे भी जाके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। सेकेंडरी लोबुलर ब्रोंकियाई 3 राइट में और 2 लेफ्ट में, 3 जाके राइट वाले में और 2 बनते हैं लेफ्ट वाले में। फिर उसके आगे फिर जाके डिवाइड हो जाते हैं टर्शरी में, जैसे अभी यहाँ पे डिवाइड हुए, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हुए राइट प्राइमरी लेफ्ट प्राइमरी, फिर यहाँ जाके डिवाइड हो जाते हैं किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकियाई। इसमें भी इधर भी राइट वाले में 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेफ्ट वाले में 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसे क्या कह रहे हैं, ये राइट वाला मान लिया, ये लेफ्ट वाला मान लिया। अभी ये फर्दर जाके क्या प्राइमरी में डिवाइड होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या, राइट वाले में 3, 1 2 3, लेफ्ट वाले में कितने, लेफ्ट वाले में 2, लेफ्ट वाले में 2। टर्शरी क्या होते हैं, ये सेगमेंटेड ब्रोंकिया होते हैं, मतलब ये छोटे 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 पार्ट, मतलब जब यहाँ से आगे गए फिर छोटे 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 ऐसा। तो ठीक, ठीक है। इसके बाद 2 और बचे हुए हैं, कौन से, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोली। ठीक है, इसको लिखना, लिखे तब तक मैं आगे का देखता हूँ। तो चलिए, अब ये 2 बचे हैं हमारे लास्ट पार्ट। अब ये 2 बचे हुए हैं हमारे लास्ट पार्ट, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर सैक। ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर स्ट्रक्चर। देखो ब्रोंकियस क्या होते हैं, जब ब्रोंकियाई से अब जो यहाँ से टर्शरी, अब इसके बाद जो छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जो स्मॉलर एयर भी मतलब बहुत पतली हो जाती हैं तो क्या कहते हैं, ब्रोंकियल। मतलब ब्रोंकियाई फर्दर जाके डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्टों में, उसे क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पे कोई सी शेप कार्टिलेजेस नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई सी शेप कार्टिलेज नहीं होता है। और फिर उसके बाद सेकंड होता है क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे जाके कंडक्टिंग जोन खत्म हो जाता है। कंडक्टिंग जोन कहाँ से, ये नोज से लेकर ब्रोंकियाई तक,
यहाँ तक कंडक्ट हो रहा था, एयर पास हो रहा था। अभी एयर पास ही हो रहा था कहाँ पे, कभी भी अभी तक बॉडी के सिर्फ अभी मतलब ब्लड में नहीं आया है, ट्रांसपोर्टेशन की यूज़ अभी नहीं कर सकते उसको, अभी ब्लड में नहीं है, अभी सिर्फ कंडक्ट हो रहा है, चल रहा है, कहीं पहुंचा नहीं अभी, सिर्फ चल रहा है। यहाँ पे आके जाके आपका कंडक्टिंग जोन खत्म हो जाता है और इसके नीचे स्टार्ट हो जाता है रिस्पिरेटरी जोन। रिस्पिरेटरी मतलब जोन मतलब अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। रिस्पिरेटरी जोन स्टार्ट द गैस एक्सचेंज जोन, यहाँ से गैस का जो एक्सचेंज है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है, इसके बाद आपका आता है क्या, एल्वियोलर सैक। क्या आता है बेटा, एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर स्ट्रक्चर, एल्वियोलर स्ट्रक्चर होता है जैसे अंगूर का गुच्छा, जो अंगूर ऐसे पटक के आता है ना, वही अंगूर का गुच्छा, एक ऐसा गुच्छा जैसा बंच जैसा होता है, उसको पूरा क्या बोलते हैं, एल्वियोलर स्ट्रक्चर। एल्वियोलर स्ट्रक्चर, इसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है सबसे छोटी वाली उसे हम एल्वियोली कहते हैं, जहाँ पे रियल में गैस एक्सचेंज होता है। कैसे होता है अभी देखेंगे, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट्स, जो ट्यूब्स होते हैं उसको डक्ट कहते हैं, और जो बंच होता है उसको सैक कहते हैं। उसके बाद जो उसकी एक जो यूनिट है सबसे छोटी वाली उसको एल्वियोली कहते हैं, वो जो करीब करीब 300 मिलियन के करीब होती है। उसके बाद राइट लंग से लेफ्ट लंग, राइट लंग में 3 लोब होते हैं, अपर मिडिल लोअर, और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, अपर एंड लोअर। अब जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ये है, ठीक है, एक ऐसे अंगूर जैसा। मैंने क्या बोला, अब ये क्या होगा, एक एल्वियोलर को मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक, होता क्या है, ठीक। अब एक ऐसा बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसा बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब, सेमी परमिएबल मतलब, सेमी परमिएबल मतलब इसमें छोटे 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 क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये सिर्फ क्या करेंगे, ये इनको जिनका मन करेगा उसको अंदर आने देंगे, जिनका मन नहीं करेगा उसको अंदर नहीं आने देंगे। यहाँ पे कहीं ऐसे मैंने बताया आपको कि इसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जाता है, नहीं ना। इसका मतलब अभी तक जो पास हो रहा था वो सब क्या था, एयर था, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसें एयर में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो सारी गैसें कंडक्ट होकर यहाँ तक आई हैं। अभी मैंने ये कभी नहीं बोला है आपको कि ऑक्सीजन ही अंदर आ रहा है, सारे के सारे एयर अब तक अंदर आए हैं। अब यहाँ पे सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ही अंदर बाहर होने देगी, बाकी कोई भी गैस अंदर जाएगी मतलब बॉडी में पहले कभी जाएगी नहीं तो इधर कहाँ से आएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज। क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। अब देखो, जो ब्लड बॉडी में आ रहा था, ये मान लो ये अभी आ रहा है बॉडी से और ये बॉडी की तरफ जा रहा है, और जो भी बॉडी से आ रहा है, ठीक, इसमें CO2 ज़्यादा है और O2 कम है। अब यहाँ पे आपका होता है सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। अब ये जो बाहर से एयर आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब जो ब्लड आया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा एल्वियोलर सैक में, एल्वियोली में। अब एल्वियोली में O2 की मात्रा ज़्यादा है, एल्वियोली में O2 ज़्यादा है, इधर O2 कम है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एल्वियोली से O2 निकल के आ जाएगा ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में। अब यहाँ पे जब ब्लड मिल गया तो ये वाला कैसे हो गया, रेड हो गया। यहाँ पे अब ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका यहीं पे होता है ख़त्म। मेरे हिसाब से कोई टॉपिक तो अब नहीं बचता है, तभी मैं एक बार पॉज करके देख लेता हूँ कोई टॉपिक बचता है कि नहीं। एक बार आप लोग इसको लिखना हो तो लिख लीजिए। जो एक दो टॉपिक और बच रहा है बताने को, वो क्या बच रहा है, जैसे रेट ऑफ ब्रीथिंग दिया हुआ है। रेट ऑफ ब्रीथिंग मतलब, रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है, कितनी बार हम 1 मिनट में इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो 15 to 18 टाइम्स हम एक बार में 1 मिनट में इनहेल और एक्सहेल करते हैं। एक ये टॉपिक बचा हुआ था। उसके बाद
अगर हम रैपिडली इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जैसे 15 टू 18 टाइम नॉर्मल है, जैसे मैं अभी नॉर्मली कर रहा हूँ। और जब कभी हम ज़्यादा तेज़ से सांस लेते हैं, ज़्यादा जल्दी अंदर बाहर करते हैं, उससे क्या होता है, बॉडी को जल्दी ऑक्सीजन मिलता है, तो बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, मतलब हम किसी रैपिड चीज़ में हैं। इतना हो गया। इसके बाद फिर हीमोग्लोबिन के बारे में दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में होता है, आपके ब्लड में होता है, ऑक्सीजन को वही कैरी करके कहाँ तक लेके जाता है, हर बॉडी के हर स्ट्रक्चर तक लेके जाता है। अब जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 12 टू 18 डेसी पर डेसीलीटर होना चाहिए। 12 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए क्या, हीमोग्लोबिन। अगर इससे कम है, अगर इससे कम है तो इनसफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब जब कम है तो कम ऑक्सीजन बॉडी में फ्लो करेगी। अब बॉडी में कम ऑक्सीजन फ्लो करेगी तो उसे डिफरेंट टाइप की डिसीजेज हो सकती हैं, जिससे आपको सिकनेस हो जाएगा, थकान महसूस होगी, काम करने में एनर्जी नहीं रहेगी। सिंपल सा प्रोसीजर। इसके बाद एक वर्ड और दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, सॉरी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बस यही एक खास बात है, नुकसान करने में है ये, खास बात बस इसकी है कि ये ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन से। अब अगर ये आपकी बॉडी में कहीं से चला गया, अगर आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं से चला जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन से पहले ये बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन में, और ये हीमोग्लोबिन में क्या करता है, अब ऑक्सीजन में अगर हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गया तो हीमोग्लोबिन बाइंड होने के लिए तो कुछ ऑक्सीजन कहाँ बाइंड होगा, हीमोग्लोबिन में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गया, तो ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंच नहीं पाएगा, तो वही बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड होता कैसे, जब कोयला बर्न होता है तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से रिलीज होती है। जब इनसफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशियंट ऑफ एयर में अगर कोयला बर्न होता है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जब पेट्रोल गाड़ी का चलता है तो भी क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हेल्थ ह्यूमन के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्यों, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी बाइंड हो जाती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन से बाइंड हो जाती है तो सीधा ये सर्कुलेट होकर पहुंच जाती है सेल पे, और सेल को चाहिए ऑक्सीजन, पहुंच गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्या कहते हैं कि रूम में अगर चारों तरफ से बंद है तो हीटर जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, वहाँ के प्रेजेंट एयर में जो आगे कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बॉन्ड तोड़ के उसको बना देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी जाके आपके, अभी यहाँ पे तो सारे ही एयर अंदर जाएंगे ना, और जब रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है तो एयर अंदर तक तो जाएगा ही। अभी यहाँ तक पहुँच गया, जब यहाँ पे पहुँच गया तो हीमोग्लोबिन से तुरंत बाइंड करके सीधा बॉडी में फ्लो हो जाता है। ये प्रॉब्लम होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। इस जल्दी अगर ऐसा कभी हो जाता है तो तुरंत उसको उठा के कहाँ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसको क्या लगाते हैं, ये ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, जल्दी से उसको ऑक्सीजन देते हैं। और अगर ज़्यादा बात बिगड़ गई है तो उसको क्या लगाते हैं, एक मशीन आती है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है, सीधा ऑक्सीजन पाइप आपके ट्रैकिया में लगाते हैं और फिर वहाँ से ऑक्सीजन डायरेक्ट फ्लो करते हैं। और ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया है तो लास्ट में आपकी डेथ हो सकती है। चलिए, यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।